सो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग? मजा आ रहा है लॉकडाउन में? एंजॉय कर रहे हो? क्या है, कोई एंजॉय नहीं कर रहे सर? बेचारे पापा लगे हुए किचन में सब्जियां बना रहे। नहीं नहीं, चलो कोई नहीं, करना तो पापा को भी कभी कभी, मम्मी तो रोज करती है। चलो लेकिन बढ़िया बना रहे होंगे ना पापा भी? नहीं बना रहे? बना रहे हैं। चल, हम लोग लास्ट टॉपिक तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, डाइपोल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि यार डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। वो टॉपिक समझने से पहले ना 11th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा, तब हमें नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। और वो कॉन्सेप्ट है एक छोटी सी टर्म टॉर्क, एक और टर्म कपल। मैं इन दो टर्म्स को आज पहले एक बार रिवाइज करा रहा हूं एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे कि डाइपोल को फील्ड में रखने पे क्या हो। तो टॉर्क याद करते हैं, 11th में इस नाम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, कि हमने एक फोर्स अप्लाई करा और उसने जो टर्निंग इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस कर दिया, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते थे? टॉर्क। ठीक है, बचपन में होता था भाई, हम गरीब लोग खेलते हैं, हमारे को ज्यादा खिलौने तो होते नहीं, कोई हमारा जुराब फेंक रहा है, कोई तो पंखे पे अटक गई। पंखे पे अटक गए तो क्या करेंगे? अब कोई डंडी लाए और वो डंडी से पंखे में मार रहे हैं, तो हम तो सिर्फ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है? टर्निंग इफेक्ट, जिसकी वजह से वो जुराब या जो भी खिलौना है वो नीचे आ जाएगा। ओके, जिन्होंने कभी खेला हो वो इसको रिलेट कर पाएंगे। टॉर्क के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला भी एक पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा आर एफ साइन थीटा, जहां थीटा आर और एफ के बीच का एंगल था। ओके, इसी को आपने वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा था, आर क्रॉस एफ। यही तीन चीजें पढ़ी थी। तो इन तीन चीजों में टर्निंग इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, याद दिला दिया एक बार। नाउ जो आर एफ साइन थीटा है, इसमें साइन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी बात अब मैं करने वाला हूं। आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी दिख जाए तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो सीबीएसई बहुत पूछती है और बहुत आपको पता भी होना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, ये बातें याद दिलाने वाला हूं। तो हम सबसे पहले आर एफ साइन थीटा को याद करते हैं। बेटे यहां पर जो एफ है उसके मैं दो कंपोनेंट सोच सकता था, एक एफ कॉस और एक एफ साइन। एफ साइन कंपोनेंट ही टॉर्क में रोल प्ले करेगा। एफ साइन वो कंपोनेंट है जो आर के परपेंडिकुलर है। और आप लोगों ने शायद डेफिनेशन जब पढ़ी होगी, मैं शायद वर्ड पे ध्यान ध्यान से सोचना, शायद बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है कुछ, और रोटेशनल चैप्टर से तो ऐसे भागते हैं, पता नहीं क्या हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहां पर जो आर होता था, हम क्या करते थे? फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेते थे फॉर्मूले में। तो अभी मैं डायग्राम के थ्रू इस बात को समझाता हूं, आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा मैं क्या बातें कह रहा। मान लो मैंने ये एक वुडन स्टिक बनाई और मैंने कील के थ्रू इसको यहां पर फिक्स कर दिया, कील को यूज कर दिया। टॉर्क आर पे डिपेंड करने वाला है, एफ पे डिपेंड करने वाला है, थीटा पे डिपेंड करने वाला है। अगर मैंने इसे यहां से फिक्स कर दिया और मैं कुछ ऐसा अगर फोर्स अप्लाई करूं, तो ऑब्वियसली ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा घूमेगा इस पॉइंट के अबाउट। क्या ये बात क्लियर है? नाउ ऑब्वियसली मैं एफ जितना ज्यादा अप्लाई करूंगा ये उतना ही ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो ये बात तो क्लियर है कि टॉर्क एफ पे डिपेंड करने वाला है। नाउ व्हाट इज आर? आर क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स है या जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट घूमने वाला है, फोर्स का उससे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लूं, दैट डिस्टेंस इज आर। नाउ अगर मैं इसी फोर्स को यहां यहां और यहां अप्लाई करूं, साफ पता लग रहा है जितना ये आर ज्यादा होगा, मैं कम से कम फोर्स पे भी उतना ही ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं। रेंच के केस में यही तो हो रहा है, दरवाजे के केस में ये हो रहा है। दरवाजे में एक तरफ से फिक्स है और दूसरी तरफ हैंडल होता है। किसी घर में ऐसा तो नहीं जिस तरफ से हिंज लगा हुआ है उसी तरफ हैंडल हो। ओके, कभी आप दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करो तो जहां से वो फिक्स है, अगर आप उसी के पास से धक्का दोगे तो इजीली नहीं खुलेगा। ओके, बहुत अगर कोने से आप कर रहे हो तो कम फोर्स पे भी आप उसको इजीली घुमा सकते हो। सो दिस इज द रीजन कि मैं कह रहा हूं कि यह टाउ आर पे डिपेंड कर रहा है, और देख सकते हो आप डायरेक्टली चल रहे हैं। ना व्हाट इज थीटा है? अब यहां पर तो ये सिंपल सा मैंने केस बनाया
सपोज अगर मैं ये एफ कुछ ऐसा अप्लाई करता तो अगर मैं इसको ऐसा खींचता, क्या ये कहीं घूमेगा? ये घूमेगा नहीं। हो सकता कील कमजोर है, टूट के ही निकला, या लकड़ी कमजोर है तो कील के साथ ये बाहर आ जाए। समझ पा रहे हो? लेकिन ये टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। सो दैट मीन्स जो आर है, अगर उसके अलोंग में फोर्स लगा रहा हूं तो टॉर्क मेरे पास कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा ऑब्जेक्ट में। नाउ सी, अगर मैं कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई करता, जो लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो सपोज ये आर से कुछ थीटा एंगल पर है, लेट्स से आर और एफ के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं एफ के दो कंपोनेंट्स बना पा रहा हूं, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ, दिस इज एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज एफ पैरेलल कंपोनेंट। इसको मैं बोल सकता हूं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। नाउ पिछली दो बातों से साफ पता लग रहा है कौन सा कंपोनेंट टॉर्क में रोल प्ले करेगा, परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टॉर्क इज आर इंटू में आर के परपेंडिकुलर फोर्स देख लो कौन सी है, एफ साइन थीटा, और यही हमने फॉर्मूला बनाया। क्या यहां तक बात क्लियर है? इसी को मैं एक और तरीके से सोच सकता था, सर जरूरी थोड़ी एफ साइन थीटा एफ कॉस, एक काम करो ना आर साइन थीटा और एफ सोच लो। चलो जी वैसे सोचते हैं, मैं इसी डायग्राम को यहां पर फिर से बनाता हूं, लेट्स से ये बनाया, आजा आजा आजा, ठीक है, मैंने ये फोर्स अप्लाई करी है, इस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स है, मतलब इससे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला है, मुझे ये डिस्टेंस और इनटू में ये फोर्स चाहिए। नाउ सी ये डिस्टेंस क्या होगा, मैंने ये एंगल थीटा लिया था, तो क्या ये एंगल भी थीटा हुआ? अब ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस मेरे पास आर है, तो ध्यान से देखो क्या ये आर साइन थीटा नहीं है? तो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट ये घूमने वाला है, अगेन वो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। क्या मेरी ये बात क्लियर है सभी को? टाउ इज आर एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, जब भी कोई चीज रोटेट हो रही हो तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन दिमाग में आनी बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। पंखा अगर रोटेट कर रहा है तो अब ध्यान से देखो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। रिक्शे के पीछे के दो टायर्स होते हैं, उनके बीच में एक एक्सल लगा होता है, वो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, हम लोग बचपन में क्या करते हैं, ये जो इरेजर, बचपन का बड़े होने के बाद इरेजर है, उसमें पेन या पेंसिल घुसा दी और उसको घुमा रहे हैं, तो जो पेन या पेंसिल है उस रबर की इस समय इरेजर की क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियरली अब अगर मैंने इधर फोर्स लगाया, ये कुछ ऐसा घूमने वाला है, कैसा घूम रहा है कुछ, तो ध्यान से देखो, मैंने अपने राइट हैंड को यूज करा, मैंने पाम को मूव करा जिस तरफ की ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जो थंब है वो मुझे क्या बता रहा है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेम हियर, यहां पर ये लगाया कुछ ऐसा घूमने वाला है, जिधर भी ये घूमने वाला है आप उसी तरफ इसको रोटेट करो, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास थंब दे दे। नाउ सो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आ रही है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। बच्चे आर इसी बोर्ड में है, एफ इसी बोर्ड में है, मतलब आर और एफ इसी प्लेन में है, और जो टॉर्क है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। नाउ दिस स्टेटमेंट, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए तो जो रिजल्ट होगा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, किसके, उस प्लेन के जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हो। कभी भी अगर मैं लिख रहा हूं ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, मैं वेक्टर बोल नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड है? अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो सी वेक्टर की डायरेक्शन इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या मैं कह सकता हूं द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये बात आप सभी लोगों को याद रखनी है। तो ये छोटी सी बात आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी, किसकी, टॉर्क। क्या ये टॉर्क समझ आया सभी को? क्लियर है? एक छोटी सी फील आई टॉर्क की। ओके, 11th में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। नाउ
लेट अस डिस्कस कपल। ओए जोड़ा, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बनाए फिर रहे हैं, क्या पता उन्हें क्या होता है। चलो, क्या है जी फिजिक्स में कपल, जोड़ा क्या है। नाउ सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक ये मस्त एक महंगी वाली गाड़ी है, बहुत महंगी वाली, तुम लोग देखने गरीब लोग हो ना, तुम लोग का इमेजिन कर पाओगे, गाड़ी है मस्त। संता बंता के जोक्स सुने हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है, संता बंता जोक्स आते हैं। तो संता एंड बंता ने डिसाइड करा कि वो यार आजा यार गाड़ी को धक्का लगाते हैं यार। तो उन्होंने डिसाइड करा गाड़ी को धक्का लगाते हैं। करा क्या उन्होंने, संता खड़ा हो गया यहाँ और बंता खड़ा हो गया यहाँ, और दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या हो जाएंगे नहीं। और संता है ओ यार ये गाड़ी तो कहीं जा ही नहीं रही है। ओ बनते यार तू सही कह रहा है यार, क्या करे। और यार एक काम करते हैं, तू यहां खड़ा हो जा, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं। फिर से सेम फोर्स लगाते हैं, खड़े हो गए। अब भी कुछ नहीं हो रहा। ओ यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा यार। एक काम करो यार संता, तू यहां खड़ा हो जा, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, चल अब इक्वल फोर्स लगाते हैं। क्या होगा, अब क्या होगा, ये गाड़ी घूमने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। मतलब कि ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट भी लगा रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, बट स्टिल ये गाड़ी में एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जो कैसा इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं कपल। तो कपल क्या है, अगर एक सिस्टम पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो हम बोलेंगे अ कपल इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और द सिस्टम। ओके, देखो जैसे कि यहां पर जब ये दोनों यू फोर्स लगा रहे थे, तो ये वाला फोर्स भी इसी लाइन में है और ये वाला फोर्स भी इसी लाइन में है, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग नहीं था। लेकिन जैसे ही संता और बंता यहां खड़े हो गए, संता इधर इस लाइन में फोर्स लगा रहा है, बंता इस लाइन में फोर्स लगा रहा है, तो मेरे बच्चे ध्यान से सोचो ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहे हो, तो उस केस में वो सिस्टम एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और हम कहेंगे कि अ कपल इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। क्या ये बात क्लियर है। सो जब एक कपल एक्ट कर रहा हो एक सिस्टम पे, तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एक स्पेशल फॉर्मूला बनेगा जिसको हम डिराइव करते हैं। चलो लेट से पहले एक और केस देखते हैं। लेट से ये हमारे पास वही एक लकड़ी की डंडी है, सपोज वो मिड पॉइंट के अबाउट फिक्स है। लेट से मैंने एक फोर्स ये लगाया F, एक फोर्स ये लगाया F, ठीक है, ये दोनों पैरेलल एक्ट कर रहे हैं। दोनों फोर्स को अगर आप देखो तो ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0, बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने का मतलब ये हुआ कि जरूर ये ऑब्जेक्ट पे इस समय कौन एक्ट कर रहा है, एक कपल। तो यार अगर कपल एक्ट कर रहा है तो अब टॉर्क लग रहा हो, तो टॉर्क कैसे निकालो भाई, इस फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा होगा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा होगा, एंड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन कर देते हैं, दोनों टॉर्क को ऐड कर दूं तो नेट टॉर्क आ जाना चाहिए। इस पे कितना लग रहा होगा, कैसे निकालूं यार, मेरे को तो इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और इस पॉइंट से ही इस फोर्स का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मेरे को ये और ये ऐड करना है। मतलब एक इसकी वजह से निकालना है पहले, फिर इसकी वजह से निकालना है, तो कैसे करें, चलो पहले ये देखते हैं। मैं लिख सकता हूं नेट टॉर्क जो होगा वो x इंटू एफ प्लस वाई इंटू एफ होगा। ध्यान से सोचो जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा था, जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा हो उस पॉइंट से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ऐसा ही कुछ होगा। नाउ अगर मैं f कॉमन ले लेता हूं क्या बचता है, एंड व्हाट इज x प्लस y, क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल। सो कपल के केस में कभी भी आपको टॉर्क
पे टॉर्क का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो आपने करना क्या है, दोनों फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स की वैल्यू उठाओ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और इनटू में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्म ऑफ कपल। कपल एक स्पेशल कंडीशन है जिसके इसमें दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए बट डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन पे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये ऑब्जेक्ट चाहे इसके अबाउट घूम रहा हो, चाहे सपोज इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा होता, तब भी फॉर्मूला ये आएगा। सोचो अगर इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा होता तब पहले वाले इस वाले फोर्स के लिए एक्स ये हो जाता और इस वाले फोर्स के लिए वाई ये हो जाता, तब भी देखो क्या ये सेम नहीं आता, अगेन ऐड करके ये बन जाता। इसका मतलब इन केस ऑफ कपल जो टोटल टॉर्क आएगा वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस बात पे कि ऑब्जेक्ट किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? आज की क्लास में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई। किस किस के बारे में? एक टॉर्क आपको बताया और एक कपल आपको बताया। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, जहां पर एफ साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स वाला कंपोनेंट है। आर क्रॉस एफ से क्या पता लग रहा है कि टॉर्क की डायरेक्शन आर और एफ दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, या इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। कपल के लिए मैंने बताया कि जब भी एक ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन पे एक्ट करेंगे तो एक कपल उस पे एक्ट करता हुआ नजर आएगा, और उस समय जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो ऑब्जेक्ट दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। क्या मेरी बातें समझ में आई है? आई होप एक फील मिली हो आप लोगों को कि टॉर्क क्या है और कपल क्या है। एंड नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट टॉपिक कि अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो जब मैं वहां पर अब कपल और टॉर्क की बातें करूंगा तो आप लोगों को याद आ चुका है, रिकॉल कर चुके आप एग्जैक्टली कि ओके क्या होता है टॉर्क और क्या होता है कपल। आप लोगों के साथ अब मैं इजीली वहां पर ये टर्म्स को डिस्कस कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? मजा आ रहा है सभी को? पक्का? आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है। मई में मैं कुछ सरप्राइज आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं जो मैं अभी नहीं खोल रहा हूं, कुछ अनाउंस करने वाला हूं। मेरे साथ टच में रहिएगा। कुछ और लेक्चर्स के बाद मैं इस सरप्राइज के बारे में आपको बताऊंगा और आप लोगों के फायदे के लिए कुछ काम लेकर आने वाला हूं। टच में रहिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकॉन दबाइए, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कीजिए सभी को कि फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आप लोगों के साथ आपके सिलेबस, आपकी लाइफ के लिए बहुत कुछ आगे लेकर आने वाला है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए लव यू ऑल। आपके फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल की तरफ से बाय बाय।